हेलो एवरीवन, वेलकम टू A1 एजुकेशन। मैं नेहा राठौड़, आपकी LLB की एजुकेटर। और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य विधि। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये लॉ फील्ड में आप किसी भी सीढ़ी पे चले जाओ, ये सब्जेक्ट आपके हर जगह काम आएगा। जैसे कि हम देखें कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, कोई जुडिशरी देना चाह रहा है, कोई वकालत में जाना चाह रहा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा। थर्ड ईयर का ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कोर्ट की प्रोसीडिंग जो चलती है, कैसे गवाह दिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, मूवीज में सबने देखा होता है, लेकिन वो सब कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो सब हम यहाँ पढ़ते हैं। तो बड़ा मजा आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। जब कोई केस होता है, कोर्ट में जाता है, तो सबको पता है कि कोई भी जजेस हैं वो फैसला किस आधार पे देते हैं, वो गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं। तो एविडेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी LLB की फील्ड में, हमारे किसी भी केस में जिसको सॉर्ट आउट करते हैं हमारे जजेस। तो आइए हम देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ एविडेंस के लिए। ए ने बी को मारा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ए ने बी को मारा? किसी के कहने से थोड़ी ना मान लिया जाएगा। कैसे माना जाएगा? वो गवाहों और सबूतों के आधार पे। कोर्ट किस तरह से अपना डिसीजन देगी? गवाहों और सबूतों के आधार पे। इसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। तथ्य कि कुछ होते हैं रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य, कुछ होते हैं विवादक तथ्य। इस केस में कि ए ने बी को मारा, ये सारे तथ्य भी हमें पढ़ने होते हैं। तो हम अपनी फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं और सिलेबस हम देखते हुए चलते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में है हिस्ट्री। सबसे पहले ये एविडेंस कैसे बना, कहाँ से आया, कैसे इसका उद्भव हुआ, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं कि ये जो अधिनियम है वो किस तरह से बना। अगला है ये कब बना और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ। ये भारतीय साक्ष्य विधि 1872 की विधि है, लेकिन ये किस तरह से बनी और कब ये कब अप्लाई हुई, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगली जो चीजें हैं वो हैं डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी अधिनियम को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो डेफिनेशंस, परिभाषाएं क्या हैं, कौन होता है, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगली बात है इसके पीछे ऑब्जेक्ट्स क्या थे, क्या उद्देश्य था इसको बनाने के लिए। क्या उद्देश्य था? सिंपल ये उद्देश्य था कि कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होती है वो किस तरह से होगी, वो पता चल सके कि साक्ष्य कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, कौन से साक्ष्य दिए जाएंगे, कौन से साक्ष्य ग्राह्य होंगे और कौन से साक्ष्य ग्राह्य नहीं होंगे। अगली जो चीज है वो है फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, ए ने बी को मारा। इसमें विवादक तथ्य क्या है? ए कहेगा, जो ए की जो साइड से जो होंगे वो बोलेंगे ए ने बी को मारा, बी बोलेगा नहीं मारा। ये जो इनके बीच के जो तथ्य होंगे वो होंगे विवादक तथ्य। सुसंगत तथ्य क्या होंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। सुसंगत तथ्य इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई बातचीत हुई हो, कोई ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो, वो सब आएंगे सुसंगत तथ्य में। तो ये हम पढ़ेंगे। सेक्शन 5 जो है वो कहती है सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। एक चीज आती है इसमें, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा और निश्चायक प्रूफ। ये क्या होते हैं ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। उपधारणा कर सकेगा, कोई ऐसी चीज है जिसकी उपधारणा की जा सकेगी। उपधारणा करेगा, उसकी तो उपधारणा करनी ही करनी है। शैल प्रिज्यूम और निश्चायक प्रूफ, कुछ चीजें होती हैं जिनकी उपधारणा नहीं होती, वो तो अपने आप में निश्चायक सबूत होते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि फैक्ट्स की रेलेवेंसी कैसे होती है, सुसंगतता, उन तथ्यों की सुसंगतता को कैसे पढ़ेंगे। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, कैसे वो सुसंगतता और उनको कैसे ग्राह्य करेंगे, वो सब चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एडमिशन, कन्फेशन और प्ले ऑफ गिल्ट में क्या डिफरेंस है। एडमिशन किसी भी संस्वीकृति या स्वीकृति, हम कह सकते हैं स्वीकृति या संस्वीकृति, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इनमें क्या मेन डिफरेंस है। जो क्रिमिनल पोर्शन में जो हम पढ़ते हैं वहां होता है कन्फेशन, लेकिन सिविल में जो हम पढ़ते हैं वो होता है एडमिशन, स्वीकृति। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे। फिर होता है अभिभाग चर्चा, प्ली ऑफ गिल्ट। कोई गिल्टी है, उसने खुद से ये मान लिया कि हाँ मैंने ये किया था, मैं इसका दोषी हूं, उसे कहते हैं अभिभाग चर्चा। मृत्युकालीन कथन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कोई ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के समीप है, डेथ बेड पे है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके जो कथन है उनकी क्या एडमिसिबिलिटी होगी, क्या ग्राह्यता होगी, वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। एक्सपर्ट एविडेंस, विशेषज्ञों के राय क्या होती है। कोई सबूत दिया जाता है, जैसे डीएनए वगैरह होता है, कोई भी डॉक्टर का अगर कोई हमें चाहिए, एक्सपर्ट एविडेंस हमें अगर चाहिए, तो डॉक्टर वगैरह ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, एक्सपर्ट एविडेंस होते हैं। वो कैसे उनके जो साक्ष्य हैं वो लिए जा सकते हैं, वो भी इस चैप्टर में बताया गया है। कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो कब रेलेवेंट होंगे, अंडर सेक्शन 40 में बताया गया है कि कोर्ट्स के जो जजमेंट है वो कब सुसंगत होंगे। 42, 44 ये चीज बताई गई है। फिर है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति की राय क्या होगी, जहां हमें कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन तीसरे व्यक्ति की कोई राय हो सकती है जिसे भी कोर्ट मानता है, ग्राह्य कर सकता है। ये देखेंगे हम कि वो कब ग्राह्य होगी, 45 to 51, सेक्शन 45 to 51। और शील कब सुसंगत होगा, कैरेक्टर, सेक्शन 52 to 55 बताती है कि किसी भी पर्सन का कैरेक्टर है वो कब रेलेवेंट होगा। क्या किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, तो उसने अगर पहले भी कोई जुर्म किया है या किसी ने पहले कोई जुर्म नहीं किया है, क्या इन सब चीजों को किसी केस में देखा जाता है, क्या ये सब ग्राह्य योग्य होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे सेक्शन 52 से 55। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, यूनिट 2 पे, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य। क्या होते हैं मौखिक साक्ष्य, क्या होते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। मैं कोई चीज देख के आई हूं और मैंने वो आके आपसे कह दी कि मैंने ये सब देखा, वो क्या होंगे, वो होंगे मौखिक साक्ष्य। लेकिन कोई मेरे पास कोई डीड है, कोई एग्रीमेंट है, ऐसी कोई चीज है जो मेरे पास डॉक्यूमेंट में रिटन में है, वो क्या होती है, दस्तावेजी साक्ष्य। तो ओरल एविडेंस में की पहली जो हम देखेंगे सेक्शन 59, वो क्या कहता है, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। फैक्ट्स को कैसे प्रूफ किया जाएगा, ओरल एविडेंस से, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 59 में। फिर हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ेंगे वो है कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए। ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। ये थोड़ी है कि मैंने किसी को बोला और वो तीसरा व्यक्ति जाके किसी और से कह रहा है, उसे ओरल एविडेंस नहीं माना जाएगा। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, ये क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 से 78। दस्तावेजी साक्ष्य कौन से होते हैं, किस तरह से उनको ग्राह्य किया जाता है। अगला है उपधारणाएं, डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो देख लिया कि दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, लेकिन उनकी उपधारणा किस तरह से की जाती है, ये पढ़ेंगे सेक्शन 79 to 90A। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये। और अगली जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सिविल केसेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है इसे। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो ओरल एविडेंस दिए जाते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा। सेक्शन 91 to 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि नेक्स्ट यूनिट हमारी यूनिट 3, बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। मैं कह रही हूं कि ए ने ये जुर्म किया है, तो ये किसे प्रूव करना पड़ेगा, सबूत का भार किस पे है, मैंने कहा है तो ये सबूत का भार मेरे पे है। सबूत का भार ये हम पढ़ेंगे 101 से 101 से 114A तक, ये हम पढ़ेंगे। सबूत का भार किसके ऊपर सबूत का भार होता है, किस तरह से सबूत का भार दिखाया जाता है, पेश किया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे एस्टॉपल, विबंध 115 में। ये 3 सेक्शन है, 115, 116 और 117। एस्टॉपल, विबंध, क्या होता है एस्टॉपल। मैंने पहले किसी कार्रवाई में या कहीं कोई बात कह दी, एडमिट कर ली कि ये ऐसा हुआ था, बाद में मेरे को कोई राइट नहीं है कि मैं उस बात से मुकर जाऊं। एस्टॉपल, इसे क्या कहते हैं, विबंध। तो ये हम पढ़ेंगे 115 में। फिर है एस्टॉपल ऑफ टीनेंट ऑफ लाइसेंसी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन, सेक्शन 116। सेक्शन 116 में जो बताया गया है वो है विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। ये जो विनिमय पत्र का या इनका जो होता है, जो एस्टॉपल है, इन पे विबंध कैसे लागू होगा, और जो टीनेंट है, जो लाइसेंसी है, उनके ऊपर विबंध कैसे लागू होगा। बहुत छोटी सी एक यूनिट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। अब हम चलते हैं यूनिट 4 पे,
साक्ष्यों, जब हम कहीं कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग देखते हैं बड़ा मजा आता है, साक्ष्य लिए जाते हैं। उन साक्ष्यों को किस तरह से लिया जाएगा, कितने साक्ष्यों को एक केस में दिखाया जा सकता है और कौन कौन से साक्ष्य होंगे, ये सब बातें इस यूनिट में बताई गई है। साक्ष्य किस तरह से होंगे, तो पहला जो है ये देखेंगे हम सेक्शन 118 से 128, शपथ के बारे में भी बात होगी हमारी यहाँ पे, और लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड जो हम ओथ एक्ट है वो भी पढ़ेंगे। इसके अंदर सेक्शंस है 132, 133 एंड 134। अब 133 और 144 में क्या ऐसा सामंजस्य है वो भी हम यहाँ पे साथ में पढ़ेंगे। अगली जो चीज है वो है कि अकम्प्लिस, अप्रूवर और अक्यूज्ड क्या होते हैं, सह अपराधी, सह अभियुक्त क्या होते हैं। नाम सुनने में बड़ा सिमिलर है लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हम देखेंगे कि सह अपराधी और सह अभियुक्त क्या होता है। अगला है हॉस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी क्या होता है। पक्षद्रोही साक्षी, कोई पार्टी, मेरा कोई केस है जिसमें मैंने किसी पार्टी को एज अ विटनेस बुलाया है, वो मेरी तरफ से विटनेस है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने कोर्ट में आके और मेरे अगेंस्ट ही कुछ बोल दिया, वो सामने वाली पार्टी के बारे में उसने कुछ बोल दिया, उसका साथ दे रहा है और मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, वो होते हैं पक्षद्रोही साक्षी, हॉस्टाइल विटनेस। ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट 5 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब हमने पहली यूनिट में जो 4th यूनिट में हमने पढ़ा है साक्षी, लेकिन उन साक्षियों की परीक्षा कैसे होगी वो भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 में। सेक्शन 135 to 165 ये बताती है परीक्षाओं की, साक्षियों की परीक्षा। तो फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में प्रूव हैं, उन ऐसे तथ्यों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ेंगे हम सेक्शन 56 to 58। अगला जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है कि नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस, कोई भी इम्प्रॉपर एडमिशन हो गया, सही तरह से कोई चीज ग्राह्य नहीं हुई है, एडमिशन अच्छे से नहीं हुआ है, या हमने कोई एविडेंस था जिसको हमें एडमिट करना था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो न्यू ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। ये कहती है हमारी सेक्शन 167, नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अगर इम्प्रॉपर एडमिशन है या किसी एविडेंस को हमने रिजेक्ट कर दिया तो किसी न्यू ट्रायल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है कंटेम्प्ररी डेवलपमेंट्स इन लॉ ऑफ एविडेंस। एविडेंस के अंदर कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, समय के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे खूब सारे केस लॉज। केस लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एग्जाम में लिखने भी होते हैं, तो आप जितने केस लॉज डालोगे बहुत अच्छी बात है, तो हम केस लॉज भी देखेंगे। अब है कि फॉरेंसिक साइंस जो है, डीएनए वगैरह जो होते हैं, इनकी क्या ग्राह्यता है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है एविडेंस में, किस तरह से इनको ग्राह्य माना जाता है एविडेंस में, ये भी हम देखेंगे इस यूनिट में। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस और इनकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है, डीएनए टेस्ट की, नार्को टेस्ट की, आपने सुना होगा कि नार्को टेस्ट करवाया जाता है, तो इन सब की क्या साक्षिक तौर पर क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनकी एविडेंशियरी वैल्यू है, वो हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। सोशल मीडिया जो है उसका क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है लॉ ऑफ एविडेंस पे, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये था आपका एविडेंस का सिलेबस, इसको हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।